नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। 28 मई को मीर अलम टैंक ईदगाह में होने वाली ईद उल अजहा की नमाज को देखते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। बहादुरपुरा, तटबंध और आसपास के इलाकों में सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदी और डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस के मुताबिक नमाज के दौरान पुराना पुल, कमाटीपुरा और किशनबाग से ईदगाह की ओर नमाजियों को ले जाने वाली गाड़ियों को बहादुरपुरा एक्स रोड से जाने की अनुमति होगी। हालांकि ईदगाह और तटबंध की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर की ओर मोड़ दिया जाएगा, जो जू पार्क और आरामगढ़ को जोड़ता है। नमाजियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था जू पार्क की दीवार के पास और मस्जिद अल्लाह अकबर के सामने खाली जगह पर की गई है। इसी तरह शिवरामपल्ली और धर्मा हाइट्स से आने वाली गाड़ियों को धर्मा हाइट्स एक्स रोड से गुजरने की अनुमति होगी और डाइवर्ट किए गए ट्रैफिक को शास्त्रीपुरम और एनएसकुंटा की ओर भेजा जाएगा। इसी तरह जब तक भीड़ छट नहीं जाती तब तक जरूरत के हिसाब से पुराना पुल से बहादुरपुरा की ओर जाने वाली गाड़ियों को जियागुडा और सिटी कॉलेज के रास्ते मोड़ दिया जाएगा। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने कांग्रेस सरकार से मांग की कि वो धान, मक्का और अन्य उपज को एमएसपी पर खरीदे और इस पर नमी की मात्रा या किसी भी तरह की कटौती जैसी कोई शर्त न लगाए। उन्होंने बीआरएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है कि वो इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े रहें और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। आज जारी एक बयान में रामा राव ने पूरे राज्य के किसानों की हालत पर चिंता जताई है, खासकर करीमनगर, महबूबनगर और नलगोंडा जिलों में जहाँ भारी नुकसान की खबरें मिली हैं। पिछले 2 दिनों में हुई बेमौसम बारिश से कटी हुई धान की फसल बह जाने के बाद किसान पूरी तरह से टूट गए हैं। कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए रामाराव ने कहा कि किसान बिजली कटौती और खरीद केंद्रों पर खराब सुविधाओं से जूझते हुए अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रामाराव ने बीआरएस के चुने हुए प्रतिनिधि नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बारिश से प्रभावित बाजार यार्डों और खरीद केंद्रों का दौरा करें। उन्होंने पार्टी नेताओं से भी कहा है कि वो अधिकारियों के सामने किसानों के मुद्दे उठाएं और राज्य सरकार पर दबाव डालें कि वो भीगे हुए अनाज के स्टॉक को तुरंत खरीद ले। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस सरकार को बाजार यार्डों में पड़े भीगे हुए धान, मक्का और अन्य अनाजों को नमी की मात्रा या अन्य कटौती का बहाना बनाए बिना एमएसपी पर खरीदना चाहिए। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने बीआरएस के पूर्व एमपी बालका सुमन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना एक अधिकार है, लेकिन एमपी बने व्यक्ति का रेलवे ट्रैक काटने और सिंगेरनी ऑफिस जलाने की बात कहना गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा है कि वो रेलवे पुलिस को उसके कमेंट्स के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार के यूनियन रेलवे मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर से मैं रेस्पॉन्ड के बालका सुमन के ऊपर रेस्पॉन्ड करने के लिए डिमांड करता हूं, क्योंकि रेल का पटरी काटने के लिए और सिंगरेनी ऑफिस जलाने के लिए जो बालका सुमन बीआरएस लीडर ने कहा है उसके ऊपर ये 2 मंत्री रेस्पॉन्ड करना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई, लीगल कार्रवाई होना चाहिए। और इसके अलावा भी बीआरएस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, ये बीआरएस पार्टी का स्टैंड है क्या? प्रोटेस्ट कोई भी कानून के मुताबिक कर सकते, मगर बालका सुमन ने रेलवे पटरी काटने के लिए और सिंगरेनी भवन जलाने के लिए, जेल जाने के लिए, जेल गए तो बहुत पैसे आएगा, ये बात उनका स्पीच में किया है। किसान कोई नहीं आ रहा, उनका धरने में यही भी बताया, 5 लोग भी किसान नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में बीआरएस पार्टी का स्टैंड क्या है, बीआरएस क्या बोलना चाहती है, आज ज़रूर बोलना चाहिए। हम यही डिमांड करते हैं बीआरएस पार्टी उनको तुरंत सस्पेंड करे और उसके जरिया ये पटरी तोड़ने का, सिंगरेनी भवन जलाने की बात पर बीआरएस पार्टी रिएक्ट करे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के रेलवे मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर भी इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और रेस्पॉन्ड होना चाहिए। बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने आज एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसी जानकारी जिससे पता चलता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने टीडीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से पहले एक बार भाजपा में शामिल होने का विचार किया था। साथ ही उन्होंने ये भी जोर देकर कहा है कि ऐसा नेता किसी के प्रति भी वफादार नहीं हो सकता है। ये टिप्पणी अरविंद के उस आरोप के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि रेवंत रेड्डी अंततः कांग्रेस पार्टी के साथ शुभेंदु अधिकारी जैसा बर्ताव कर सकते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि मुख्यमंत्री रेड्डी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी तरह की आपसी समझ या संबंध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरे पास पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ जुड़े, उसी तरह रेवंत रेड्डी भी शायद पीएम मोदी के साथ वैसा ही रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद ने हैदराबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा था। इस मुद्दे पर अरविंद ने आगे कहा कि रेवंत रेड्डी ने अतीत में कई राजनीतिक पार्टियां बदली हैं और इसलिए उनकी भविष्य की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
कई हफ्तों तक लगातार और झुलसा देने वाली लू झेलने के बाद जिसने अधिकतम तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस और कुछ जगहों पर तो 43 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंचा दिया था। हैदराबाद के लोगों को आज सुबह जागने पर आखिरकार एक सुखद राहत मिली है। लोग, जिनमें से कई लोग जानलेवा गर्मी की लहर से जूझ रहे थे, ताजगी भरे मौसम का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया पर उमड़ पड़े। हालांकि TSDPS ने मध्यम बारिश दर्ज की, जिसमें मालकाजगिरी 2.4 cm बारिश के साथ सबसे आगे रहा, लेकिन इसका असली असर कई इलाकों के निवासियों के बीच मिली राहत की सांस के रूप में देखने को मिला है। मौसम के लिहाज से मंगलवार आधी रात तक हैदराबाद में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद गरज, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ काले बादल छाने लगे, जो मौसम के हालात में एक जबरदस्त बदलाव का संकेत था। ये एक दुर्लभ और सुहावनी ठंड थी जो मानसून के मौसम की याद दिला रही थी। शहर के ऊपर छाए बादलों ने कई हफ्तों की तेज धूप वाली और कठोर सुबह को बिल्कुल विपरीत एक अलग ही नजारा पेश किया। एक ऐसे शहर के लिए जो हफ्तों से सूखा पड़ा था। रात भर हुई बारिश इस मौसम की पहली अच्छी खासी बारिश थी, जिसने आम जनता को बहुत जरूरी राहत और सुकून दिया। BRS नेता और पूर्व विधायक बालका सुमन के कथित बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष N रामचंद्र राव ने कहा है कि BRS नेताओं द्वारा दिया गया बयान, जिसपे लोगों को दफ्तरों और दूसरी चीजों को चलाने के लिए उकसाया जा रहा है, अलोकतांत्रिक है। राजनीति में नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन होने चाहिए, लेकिन वो शांतिपूर्ण होने चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसक अपील अच्छी नहीं है। हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। इसके अलावा TMC के बारे में उन्होंने कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद जब बीजेपी जीती तो अब लोग आजाद हैं। पहले जो लोग भी TMC के साथ थे वो जानते हैं कि TMC पार्टी ने असल में अलोकतांत्रिक तरीके से बर्ताव किया है। SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है SIR प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अपनी शक्तियों के बाहर नहीं। पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ECI के बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूचियों के SIR के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वोटर लिस्ट के सामान्य रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने SIR को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया। कोर्ट ने आगे कहा है कि ये प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज SIR के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा PIL फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि SIR ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और ये SIR बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो आंकड़ा है जिन लोगों का नाम कटा है, उन सारे डिटेल्स को, उन सारे नामों को वो ट्रिब्यूनल को दे दें, जिससे ट्रिब्यूनल में जाके उनका कंफर्म हो जाए कि जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उसमें से कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SIR के आधार पर ये नहीं इस्टेब्लिश हो सकता है कि हाँ जितने नाम कटे हैं वो सारे के सारे विदेशी हैं। तो इसलिए जिन लोगों का नाम कटा है वो सारा का सारा डिटेल सिटीजनशिप के लिए जो ट्रिब्यूनल बना है वहाँ दे दिया जाएगा, गृह मंत्रालय को दे दिया जाएगा और वहाँ फिर उनके सिटीजनशिप की जांच होगी कि वास्तव में उसमें कितने भारतीय हैं। जो भारतीय हैं उनका नाम जुड़ जाएगा और जो विदेशी हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब सिटीजनशिप उनकी जब कंफर्म हो जाएगी कि नहीं वो विदेशी नहीं है, वो विदेशी हैं, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री अपना आगे का प्रोसेस फॉलो करेगी। कर्नाटक की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई 1-to-1 बैठक के बाद बड़े राजनीतिक संकेत सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पहुंचने से पहले ही सिद्धरमैया को हालात की गंभीरता का अंदाजा हो गया था और इसी वजह से वो पूरी रणनीति के साथ राजधानी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया अपने साथ करीब 1 दर्जन मंत्रियों को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लेकर गए। माना जा रहा है कि ये कदम हाईकमान के सामने अपनी राजनीतिक ताकत और समर्थन दिखाने की रणनीति का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक उनकी योजना बैठक में सबसे पहले कैबिनेट फेरबदल की मांग रखने की थी। साथ ही अगर पार्टी नेतृत्व उनकी बातों से सहमत नहीं होता तो वो अपने साथ आए वरिष्ठ मंत्रियों को भी चर्चा में शामिल कर अपनी दलीलों को मजबूत करना चाहते थे। हालांकि बैठक का घटनाक्रम पूरी तरह अलग दिशा में चला गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान सिद्धरमैया से उनकी राय मांगने के बजाय उन्हें सीधे तौर पर पार्टी की इच्छा से अवगत कराया गया। उन्हें कहा गया कि कांग्रेस चाहती है कि वो राज्यसभा जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारी संभाले और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। सूत्र बताते हैं कि बैठक में सिद्धरमैया को अपनी बात विस्तार से रखने का मौका भी नहीं दिया गया।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने आज कहा है कि कल दिल्ली में कांग्रेस की 5 घंटे तक एक बैठक हुई। इसका कुल मिलाकर नतीजा ये कि कांग्रेस देश में अपने आखिरी दिन देख रही है। ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में कांग्रेस का पतन होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएम कौन बनता है। सीएम सिद्धरमैया से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर आप इसकी तुलना दक्षिण भारत के राज्यों से करें तो सीएम ने राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया है। अंदरूनी कलह की वजह से प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया था। ये एक जन विरोधी सरकार है। अगर सीएम सिद्धरमैया इस्तीफा दे देते हैं और उनकी जगह कोई और सीएम बनता भी है तो भी वो कुछ समय के लिए ही होगा। राज्य में समय से पहले चुनाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। केलम के कोचीन मिनरल एंड रूटाइल लिमिटेड के मंथली पेमेंट मामले में ईडी ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता पिनराई विजयन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी अधिकारियों ने उनके तिरुवनंतपुरम स्थित किराए के घर और कन्नूर स्थित आवास समेत कुल 10 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े कार्यालयों में भी तलाशी की जा रही है। इसके अलावा CMRL के प्रबंधक निदेशक शशिधरन कार्था के आवास और पूर्व मंत्री मोहम्मद रियाज के कोझिकोड स्थित आवास पर जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के मुताबिक केरल में PMLA के तहत परिसरों की तलाशी ली गई। इसमें राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विजयन का किराए का आवास भी शामिल है। ईडी की ये कार्रवाई केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद हुई है जिसमें कोर्ट एजेंसियों को मामले की जांच जारी रखने की इजाजत दी थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ दिनों पहले ईडी को CMRL मंथली पेमेंट मामले में जाँच आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने CMRL के MD, मुख्य वित्तीय अधिकारी और चंद्रशेखरन सहित कर्मचारियों द्वारा जाँच रोकने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। केरल हाई कोर्ट ने CMRL द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कंपनी के हाई कोर्ट में अपील के लिए 1 हफ्ते का समय बढ़ाने की अपील को भी अस्वीकार कर दिया था। देश भर में आसमान से बरसती आग और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच अब सियासत भी पूरी तरह गर्म हो गई है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को भीषण गर्मी से बचने और सावधान रहने की अपील पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहद तीखा पलटवार किया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार मौसम की मार पर तो ज्ञान दे रही है लेकिन कमर तोड़ महंगाई पर पूरी तरह मौन है। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच चुका है और मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की संवेदनशीलता वाली अपील को आड़े हाथों लेते हुए सीधे सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। खड़गे ने लिखा है कि धूप की तपन तो हम बर्दाश्त कर लेंगे पर बीजेपी प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। मोदी जी अपनी सरकार की इस लूट पर भी कभी कुछ बोलेंगे क्या? खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि जनता आज मौसम के मार से ज्यादा महंगाई की मार से त्रस्त है और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर सिलसिलेवार पोस्ट कर देश में लगातार बढ़ रहे तापमान पर चिंता जताई थी और नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया था। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करने वाले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय आज अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय का पहला दिल्ली दौरा जिसे लेकर देश के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हलकों में भारी हलचल है। अपने इस व्यस्त दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात करेंगे। एक शिष्टाचार भेंट होने के बावजूद इस बैठक के गहरे प्रशासनिक मायने हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय प्रधानमंत्री को तमिलनाडु के विकास बुनियादी ढांचे, केंद्रीय फंड की मंजूरी और राज्य की लंबित बड़ी परियोजनाओं को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र यानी ज्ञापन सौंपेंगे। इस बैठक में तमिलनाडु के आर्थिक विकास और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने पर विशेष चर्चा होने की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि बीते 10 मई को अभिनेता से राजनेता बने विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी पार्टी टीवी के राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री विजय के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलने की संभावना है। राज्य के वित्तीय संकट को दूर करने और बजट में तमिलनाडु के लिए विशेष प्रावधानों को लेकर वित्त मंत्री के साथ उनकी बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
तमिलनाडु की राजनीति में दल बदल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। एआईएडीएमके के 4 विधायकों को इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ टीवीके में शामिल होने पर उनके सहयोगी दलों ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। वामपंथी दल सीपीआई और सहयोगी पार्टी सीवीके ने इस घटनाक्रम को अस्वस्थ राजनीतिक बताते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। सीपीआई के प्रदेश सचिव ने कहा कि एआईएडीएमके विधायकों का इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल होना स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि भले ही विधायक इसे अपनी इच्छा से लिया गया फैसला बता रहे हो, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक दबाव या संभावित फायदे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये विधायक पहले ही विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवीके सरकार के समर्थन में वोट देकर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ चुके थे। ऐसे में उन्हें तुरंत पार्टी में शामिल करना गलत संदेश देता है और इससे दल बदल को बढ़ावा मिलने का खतरा है। साथ ही सीवीके प्रमुख ने भी इस घटनाक्रम को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों से इस्तीफा देकर नेताओं को शामिल करना टीवीके की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने टीवीके नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्टी लगातार दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करती रही तो इससे उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता प्रभावित होगी। पिछले 2 दिनों में एआईएडीएमके के 4 विधायकों ने विधायक पद से इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ टीवीके का दामन थाम लिया है। इन इस्तीफों के मंजूर होने के साथ ही राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना लाजमी हो गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।